नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे इजराइल और लेबनान के बीच छिड़े संघर्ष की, रूस और यूक्रेन युद्ध की, पाकिस्तान के नए आईएसआई चीफ की और भारतीय सेना की ओर से शुरू किए गए भविष्य के युद्ध संबंधी पाठ्यक्रम की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। नाटो और पश्चिमी देशों ने दोनों से संघर्ष विराम की अपील भी की है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल जी, देखिए, हम लोग तो जब शुरू में हम लोगों ने एनालाइज किया था जी, उस समय कहा था कि इतनी जल्दी ये युद्ध ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि एक पार्टी तो थी नहीं इसमें। सिर्फ हमास अगर होता तो अलग की बात थी। जी, उसमें हिजबुल्लाह भी बगल में है, हौतीज़ हैं, वो भी उन्होंने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। जी, और ईरान के साथ हम जानते ही हैं, हालांकि ईरान के साथ बाद में हुआ जी, बट देखिए, हिजबुल्लाह का तो ये कंफर्म था कि हिजबुल्लाह के साथ इनका चूँकि बिल्कुल पहले भी लड़ाई हो चुकी इनकी। जी, और सबसे बड़ी जो चीज़ थी हिजबुल्लाह के साथ कि इनकी अक्टूबर में ही शुरू हो गई जी, और वो धीरे धीरे चलता ही रहा, जी, अभी तक रुका नहीं था। अब तो खैर बढ़ ही गया जो हमने देखा। जी, तो ये जो इनके बीच की लड़ाई, जो मुख्य चीज़ है जी, कि अभी तक सिर्फ आर्टिलरी, रॉकेट्स, मिसाइल्स तक था। जी, अब वो बढ़ करके उसका डोमेन जो कहते हैं वो बिल्कुल अलग हो गया। जी, और अभी आपने देखा कि इजराइल ने आज तक कभी कुछ जैसे कहते हैं कि कबूल तो किया नहीं है, बताया नहीं है कि क्या किया है। जी, और उनकी आपको पता ही है कि मोसाद और यूनिट जी, 8200 जो बोलते हैं, उसका काम ही यही है। जी, और इस यूनिट के जो हेडक्वार्टर्स थे उस पर भी हिजबुल्लाह ने हमला किया था। जी, तो ये लोग काफ़ी दिनों से उनको जो अभी इन्होंने 23 तारीख को 22-23 को जो धमाके हुए पेजर्स में, जी, जो धमाके हुए मोबाइल्स में, जो स्कूटर्स और बैटरी, मतलब ऐसी चीज़ों में हुए जो कि अभी तक आदमी कहता था कि ये डोमेन अलग हो गया है। जी, अब हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करते थे, जी, हम आईटी और बाकी चीज़ों की बात करते थे, साइबर और स्पेस की बात करते थे, तो वो चीज़ एक्चुअली सामने आ गई है। जी, तो अब आप समझ सकते हैं कि कहीं पर कोई आप सेफ नहीं है। बिल्कुल, इनका देखिए, कल ही इनका हसन नसरुल्लाह का ही उन्होंने दिखाया अभी कि एड्रेस कर रहा था सबको। जी, उसने यही कहा, जब हम लड़ाई में हैं तो क्यों हर जगह हम मोबाइल लेके जा रहे हैं, जी, क्यों इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हर एक चीज़ें लेके जा रहे हैं, क्या हम इसको छोड़ नहीं सकते? जी, तो ये चीज़ देखिए वहाँ पर आ गई है। तो अब एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स और रॉकेट से ये चीज़ काफ़ी आगे बढ़ गई। जी, और आप सोचिए, एक दिन में 2 दिन में कहूँगा कितने धमाके हुए, जी, और तकरीबन 600 लोग इन्हीं 2 दिनों में मारे गए। जी, कितने घायल हुए, जी, कहा तो ये जा रहा है कि 2000 के आसपास, लेकिन आपको पता है कि नंबर्स हमेशा ही ज़्यादा होते हैं। जी। तो और इतनी लेकिन डर तो पूरी आबादी में बैठ गया है। बहुत ज़्यादा, आप लोग मोबाइल नहीं चार्ज कर रहे हैं, बैटरी को अलग निकाल के रख बिल्कुल, आप स्कूटर मोटरसाइकिल जो चल रहे थे, कार्स का, लोगों को समझ में नहीं आ रहा जी। है करे क्या, जी, कुछ किसी को नहीं पता लग पा रहा है। जी, और ये देखिए, 2018 में हिजबुल्लाह ने ये बंद कर दिया था मोबाइल्स का इस्तेमाल अपने लोगों में, और सिर्फ पेजर्स यूज़ कर रहा था, जी, और उसको तब से टारगेट कर रहे थे, और इन्होंने ये सफलता हासिल की है। जी। अभी अब चूंकि इजराइल ने नहीं बोला है वो कुछ कर रहे हैं, तो हम भी डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, बट जी। हम ये भी कहेंगे कि और कोई कर नहीं सकता और है। कोई कर नहीं सकता। जी, तो एक ये चीज़ उसके साथ है। और देखिए, एक वॉरफेयर में हम लोग बात कर रहे थे कि कई चीज़ें हैं, डोमेन्स जो है ना वो बहुत बढ़ गया अब। जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है आप एक जगह से ही आपको आगे बढ़ना ही है। तो आप डैमेज जहाँ तक करना है, नुकसान करना है, उसकी कैपेबिलिटी को कम करना है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। जी, अभी जैसे आप देखिए, इसमें एक और चीज़ इन्होंने की, पहले ही 1-2 दिन पहले ही आप देखिए कि इनकी पूरे इन्होंने एक तरह से उनके टोटल रेडियो स्टेशंस, कम्युनिकेशंस चैनल्स को हाईजैक कर लिया था, जी, और उसमें इन्होंने अपना मैसेज डालना शुरू जी, कर दिया था जी, इजराइल ने। जी, और
उसमें इनफैक्ट नेतन्याहू का भी मैसेज जो डाल रहे थे उसमें, जहां वो कह रहे थे कि भाई आपके घरों में एक्सप्लोजिव्स रखे हुए हैं, जी। कई जगह मिसाइल्स रॉकेट स्टोर किए गए हैं, जी। तो उन जगहों को आप छोड़ के चले जाइए, जी। क्योंकि अगर नहीं जाएंगे हम उनको टारगेट बनाएंगे जी। और आपको नुकसान होगा, आप बाद में उसमें आ सकते हैं। जी। तो यहाँ तक उन्होंने ये कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी, जी। और वही चीज़ इजराइल कर रहा है कि हमने सिविलियंस का नुकसान नहीं किया, जी। कि हमने तो उनको वार्न कर दिया था। जी। और ये वो पेजर और बाकी के लिए नहीं कह रहे हैं, जी। ये कह रहे हैं जो उन्होंने उसके बाद जो 1600 टारगेट्स इन्होंने किए जी। 23-24 में, और जहाँ पर इतनी बड़ी तबाही हुई कि इन्होंने बोला कि मिसाइल साइट्स, उन्होंने फोटोग्राफ दिखाए हैं कि ये मिसाइल साइट्स हैं जहाँ से लॉन्च कर रहे थे रॉकेट्स और मिसाइल्स, वो डिस्ट्रॉय किया। जी। और उसमें देखिए कितना ज़्यादा नुकसान इनका हुआ है। कहा तो जा रहा है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इन्होंने एक तरह से कमर तोड़ दी है हिजबुल्लाह की, लेकिन देखिए मुझे लगता नहीं कि कमर तोड़ पाएंगे हिजबुल्लाह की, बिकॉज हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। जी। वो गवर्नमेंट भी वही चला रहा है एक तरफ से देखा जाए लेबनान की, और वो उसकी पूरी आर्मी है, जिसके बारे में हम डिटेल में काफ़ी पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि एक तरह से स्टैंडिंग आर्मी है उसकी, उसने प्रॉपर कमांड स्ट्रक्चर बना रखा है, ट्रेनिंग की है, और रिपोर्ट्स यहाँ तक कहती हैं कि हिजबुल्लाह के जो आर्मी है इनकी, मैं लेबनान नहीं हिजबुल्लाह की बात कर रहा हूँ, इन्होंने एक्सरसाइज भी की है रूस के साथ, पाकिस्तान के साथ, टर्की के साथ, मतलब ईरान के साथ। मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ हमास की तरह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जी। तो हिजबुल्लाह डाउन हो सकता है, कहते हैं कि डाउन बट नॉट डेड, मतलब खात्मा उसका होना मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से वो कर रखा है हो पाएगा, क्योंकि उसके पास रॉकेट लाखों, तो 1 लाख से ऊपर रॉकेट्स हैं, सैकड़ों उसने मिसाइल्स कर रखी हैं, नई मिसाइल्स उसने बनाई है जिसकी हम बात करेंगे। तो ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। जी। तो और ये जो देखिए जो अभी 3-4 दिन में हुआ, 2006 के बाद पहली बार हुआ है लेबनान में जी। इतनी बड़ी तबाही की। लोग अभी जो सीरिया और लेबनान का बॉर्डर है वहाँ मतलब जगह ही नहीं है, लोग इतनी ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, वहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं, लाखों निकल चले गए। हालांकि ये भी है, इन्होंने भी काफ़ी, ये तो इन्होंने कह रहे हैं इजराइल ने कि रिटेलिएशन किया है, और ये रिटेलिएशन था किस पर, जो हिजबुल्लाह ने इनके ऊपर अटैक्स किए थे जी। और उसमें भी इन्होंने पूरा इलाका खाली कराया, जो इनका नॉर्दर्न इजराइल जो लेबनान के साथ बॉर्डर है, जहाँ हिजबुल्लाह की बहुत ज़्यादा उसका प्रेजेंस है, वहाँ से इन्होंने कम से कम 40 से 50 हज़ार इजराइलीस को खाली किया है उस जगह से। जी। और अभी जो लेटेस्ट इन्होंने किया था, हिजबुल्लाह हैफा तक पहुँच गए थे, कैपेबिलिटी उनकी है तेल अवीव तक जाने की, 250-300 किलोमीटर लंबे उनके पास रॉकेट्स हैं। जी। तो कैपेबिलिटी है, तो अभी ये कहना कि बिल्कुल डाउन हो गया हिजबुल्लाह शायद नहीं, इतना गलत होगा इस समय। लेकिन देखिए मुख्य चीज़ ये है कि जो टॉप लीडरशिप थी हिजबुल्लाह की, उसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 5 से 6 तो अभी मारे गए, 6 से 7 पहले मारे गए थे। और इसमें एक मुख्य जो था, जो कि मिसाइल्स और रॉकेट्स का कमांडर था, जिसने सारे लॉन्च किए थे इनके ऊपर रॉकेट्स और मिसाइल्स, वो मारा गया। कहा ये भी जा रहा है कि वो आई थिंक 1980 के या जब भी इसमें था, अमेरिका का जो एम्बेसी थी लेबनान में, वहाँ जो अटैक हुआ था उसमें भी वो इन्वॉल्व था। ये अभी 90 के आसपास, उसी के बीच की बात कहा जा रहा है, 96-7 के आसपास जो हुआ था। तो ऐसे करके ये इब्राहिम कबेसी जो नाम है वो वही है जिसको कि इन्होंने कहा कि वो मारा गया है, तो कंफर्म भी कर दिया इन्होंने जी। लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने भी कंफर्म किया है। तो ये जो इनके साथ ये आई थिंक 2000 में हुआ था, अमेरिकन एम्बेसी पर सीज इन्होंने किया था, अटैक किया था लेबनान में, तो उसमें इन्वॉल्व था। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो डाउट सिर्फ मोसाद के ऊपर ही नहीं जाता जी, कि ये अकेले तो हो सकता है कि इन्होंने नहीं किया। और देखिए हर एक चीज़ की खबर तो इनको वहीं से, अमेरिका से ही मिल रही है, सेटेलाइट्स। इन एनी केस देखिए मैक्सिमम तो इनको पहले हम लोगों ने बता रखा है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इसके बारे में स्टारलिंक दे ही रहा है। और
अब अमेजन तो एक एक फ्लैट, एक एक जगह को हर एक की उसके पास इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल कौन कहाँ पर है, क्या है। जी। तो उनसे भी ये सारा डेटा लेते रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने, देखिए हिजबुल्लाह ने भी 23-24 को जो अटैक इन पर किया, करीब 8-9 सिटीज़ पर किया, लेकिन उसके बाद रिटेलिएशन जो है वो नेतन्याहू बहुत ज़्यादा करते हैं। और उन्होंने जो है मतलब आपने देखिए 1600 टारगेट्स पर उन्होंने अटैक किया। जी। तो ये चीज़ अभी लगता नहीं कि बहुत जल्दी ख़त्म होगी, जी। क्योंकि इनके पास, किसी के पास रॉकेट्स कम नहीं हुए हैं। और अगर कैपेबिलिटी है हिजबुल्लाह के पास, तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे। वो भी अटैक तो करेगा, क्योंकि देखिए जैसे मैं कह रहा था पहले, जो इनकी सबसे ज़्यादा खुफिया यूनिट है 8200, उस पर उन्होंने किया। इजराइल का जो नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर है, जी। उसके ऊपर भी हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। तो इन सब को देख करके इन्होंने उनके ऊपर ज़्यादा अटैक किया हुआ है। और जो इन्होंने, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वही है कि जो इन्होंने पेनिट्रेशन कर ली उसके, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, पेजर से लेकर के बाकियों में, वो एक नई चीज़ है, लेकिन इतनी आसान नहीं है जी। ये 2-4-6 दिन 10 दिन या महीने भर की प्लानिंग नहीं है जी। ये प्लानिंग कंटिन्यूअस सालों से चल रही होगी जी। कि ये कैसे एक्टिवेट करना। अभी तो खैर अभी कोई डिटेल्स नहीं आ पाए हैं, लोग सब अपनी अपनी अनुमान लगा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। जी। लेकिन कैपेबिलिटी तो उनके पास है। आर्मी हेडक्वार्टर्स पर अटैक करना, इनके जिक्रोन में इनके एक एनिमेशन फैक्ट्री है, वहाँ भी हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। तो ऐसे नहीं है कि हिजबुल्लाह के पास ताकत नहीं है, लेकिन उतनी ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी। जो कि मैच कर सकेगा इजराइल में जी। उसको। जी। और देखिए जो आप कह रहे थे, जो बाइडन से लेकर के सभी लोग कहे जा रहे हैं कि भाई फुल स्केल वॉर नहीं होनी चाहिए, जी। क्योंकि फुल स्केल में हिजबुल्लाह है तो अब लेबनान हो जाएगा, जी। और उधर हौतीज़ हैं सीरिया में, उधर ईरान है, तो फुल स्केल मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जी। फिर क्या इसके नाम पर सबसे बड़ी जो चीज़ है, क्या ईरान, हिजबुल्लाह, ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या सऊदी अरेबिया, उसमें अगर उन्होंने करने लगे तो ये तो बहुत बड़ा फैल सकता है। जी। तो वो जो है डर सभी को है, जो नहीं होना चाहिए। और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जी। बाकी जगहों के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि हिजबुल्लाह कमज़ोर ज़रूर हो गया होगा जी। इसके साथ, कहीं खत्म लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। जी। तो ये चीज़ सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके आर्मी है ही है, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर, चूँकि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो करते रहे हैं, कवर्ट ऑपरेशंस जैसे इनकी मोसाद और बाकी करते हैं, उसमें वो भी कर सकता है। और हिजबुल्लाह की दूसरी चीज़ ये देखिए, हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हौतीज़ की तरह, बाकियों की तरह, वो तो एक स्टेट है एक तरह से। गवर्नमेंट है जरूर, कही जा रही है सिविल, लेकिन चला वही रहा है। जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के चलना पड़ेगा। और वेस्ट, देखिए जहाँ तक वेस्टर्न नेशन से, वो खुद डिवाइडेड हैं। जी। वो खुद सभी ने अभी तक कोई इसको कंडम नहीं किया है इजराइल को। हिजबुल्लाह को जरूर कुछ बोला है, और सब यही कह रहे हैं कि रुकना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। जी। तो अभी वो खुद डिवाइडेड हैं। और देखा जाए तो देखिए नुकसान तो बहुत हुआ है, काफ़ी मारे गए हैं। अब शुरू से, जब से अक्टूबर से अभी तक देखा जाए जी। तो तकरीबन संख्या जो कुछ है इसमें कहा जा रहा है कि 1300 से 1400 लोग मारे गए हैं लेबनानीज। जी। उसमें 500 कम से कम इसके हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जो मारे गए हैं, जी। और 1 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। तो फ़र्क तो काफ़ी वहाँ पड़ा हुआ है उनके ऊपर। लेकिन देखिए जैसे हम कह रहे थे कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, जो उसने अपने स्टॉक में रखा हुआ है, जो इस्तेमाल पूरा उसने नहीं किया हुआ है। जैसे उसके बाद आई थिंक फैड करके 1 और 2 हैं, उनकी 250 से 300 किलोमीटर की रेंज है, और उसमें तकरीबन वो 1200 किलोग्राम तक एक्सप्लोजिव ले जा सकता है। तो बहुत बड़ा डैमेज वो कर सकता है। तो ऐसी भी चीज़ें उसके पास हैं। और वो जो है उसने इजराइल का रमाद एयर बेस है, वहाँ तक पहुँच गया था। जी। तो अगर
इतना भी लेकर के नुकसान कर दिया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, और बात बढ़ तो सकती ही है। उसके पास 2 लाख के आसपास रॉकेट्स और मिसाइल्स उसके स्टॉक में हैं। जी। तो ये सब वो रखा तो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अगर वो होगा तो इस्तेमाल करेगा। और ये देखिए बुरकान मिसाइल्स उसके पास हैं। जी। उसने बुरकान ईराम करके एक इम्प्रूव्ड रॉकेट असिस्टेड म्यूनिशन बना रखा है, मिसाइल्स बुरकान ईराम, IRAM है, जिसको इम्प्रूव्ड रॉकेट असिस्टेड म्यूनिशन बोल करके उसने उसकी रेंज बढ़ा रखी है। जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो उसके पास हैं, भले इससे बहुत ज़्यादा इनसे इजराइल के मुकाबले तो इतनी उन्नत किस्म की नहीं है, बट ये डैमेज तो कर सकते हैं। जी। और अगर एक साथ बराज भी मिसाइल्स फायर करेगा तो जैसे अभी हुआ है, इनके आयरन डोम जो इजराइल की है उसको भी ये बाईपास कर सकते हैं। जी। तो ये कुछ चीज़ें जो देखने वाले होंगी। दूसरी चीज़ देखिए, अगर हम इजराइल की तरफ देखें तो इजराइल की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है। जी। धीरे धीरे उनके अंदर भी जो वॉर फटीग कहते हैं, लड़ाई की थकावट आ रही है, जी। क्योंकि इतने दिन से लगातार लगे हुए हैं। जी। अभी हुआ क्या है, गाजा से, वेस्ट बैंक से इन्होंने फोर्सेज निकाल करके इधर ले आए जी। हैं लेबनान की तरफ। ये भी कहा है इजराइल ने कि प्लान तो कर रहे हैं लैंड अटैक, लेकिन अभी करेंगे नहीं। जी। और ये हैं कौन? लड़ाई से अक्टूबर में इन्होंने जो 2,95,000 या 3 लाख के आसपास अपने सेना रिजर्विस्ट को बुला के की थी, वही हैं। जी। कहने के लिए ठीक है, इनके मरे हैं सिर्फ 493 या 500 ले लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं मारे गए हैं, लेकिन जो वॉर वेयरनेस कहते हैं, वॉर फटीग कहते हैं, वो तो आ ही जाती है। जी। 1 साल होने ही वाला है तकरीबन। जी। तो ये चीज़ उनके अंदर है। दूसरा एक चीज़ ये आ गई है कि ये ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कोई कुछ कर नहीं सकता। जी। हौतीज़ भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, हमास भी बीच में कर ही रहा था, और हिजबुल्लाह भी इनके ऊपर अटैक कर रहा है। जी। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब हर एक तरह से कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा देखिए, इनके पास भी अनलिमिटेड आर्म्स एम्युनिशन नहीं है। जी। हम लोग बात कर चुके हैं कि इनके पास भी आर्म्स एम्युनिशन की कमी हो रही है, जिस हिसाब से अपना हथियार और एम्युनिशन खर्च कर रहे हैं। दूसरा, 2 फ्रंट तो अभी इनका हो जाएगा, एक हमास के साथ चल रहा है और एक इधर 2 फ्रंट हो गया। लेकिन अगर तीसरा चौथा फ्रंट खुल गया, जी। और तीसरा चौथा मैं कह रहा हूँ, अगर हौतीज ने सीरिया से खोल दिया, जी। इजिप्ट में भी ईरान के जो लड़ाके हैं पड़े हुए हैं, जी। वहाँ अगर हो गया, वेस्ट बैंक साइड में हो गया, ईरान अगर अलग से कर दिया, तब सोचिए 6-7 फ्रंट इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। चाहे कितने भी आपके पास आर्म्स एम्युनिशन हो, आप हर जगह जो है मुश्किल हो जाएगा आपको इन्वेस्ट करना, उसमें देखना, और अपनी फोर्सेस, रिसोर्सेज, जो सामान है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक उसमें करना। तो ये चीज़ इजराइल के ऊपर भी प्रेशर तो आएगा ही आएगा, जी। कितना भी ये करेंगे। और इसके साथ देखिए, जो इंटरनल भी प्रॉब्लम है इजराइल में, जी। लोग इनके खिलाफ हैं। ऐसा नहीं कि लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं कि ठीक है भाई, खात्मा होना चाहिए एक बार, लेकिन इनका वो है कि लोग कह रहे हैं कि अब हॉस्टेजेस के बारे में, जिसके लिए लड़ाई शुरू हुई थी, जी। उसके बारे में तो इनको कोई चिंता ही नहीं है, जी। क्योंकि इजराइलीज में तो एक एक आदमी की कीमत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो वो चाहते हैं, वो चीज़ लेके इनके पास हैं। और इकॉनमी देखिए इनकी डाउन हो गई है। जी। आप एक, मैं आई थिंक वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट देख रहा था कि तकरीबन इनकी इकॉनमी जो है वो, और मेन इसलिए डाउन हो गई है कि लड़ाई की जो कॉस्ट है वो 13 से 14% बढ़ गई है, और इकॉनमी करीब कहा जा रहा है कि 3 से 4% डाउन हो गई है। तो इनको उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा अभी है नहीं। अमन इकॉनमी अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो लड़ाई कब तक चला पाएंगे। जी। और अभी देखिए, एक इजरायली डिफेंस इंस्टीट्यूट है, इन्हीं का, इजराइल का ही है, जिन्होंने एक अभी सर्वे किया था, तो उसमें तकरीबन 42% लोगों ने कहा, या 48% ने, एग्जैक्ट मुझे वो नहीं हो रहा है, आई थिंक 42% ने कहा है कि लेबनान से लड़ाई नहीं करनी चाहिए इनको। जी। हालांकि 38 और 42 ने यही नहीं कहा था लेबनान, उन्होंने कहा है कि जो ये अपने इनके हॉस्टेजेज हैं
उनके लिए समझौता कर लेना चाहिए। जी। सिर्फ 38% ने कहा है कि नहीं, लड़ाई जारी रखनी चाहिए, बाकी 15-20% तो मतलब जो कहते हैं कि अनडिवाइडेड हैं वो हैं, उस हिसाब से हैं। जी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के ये मुश्किल पड़ेगी इजराइल को भी, और हमेशा लड़ाई लड़ा है उन्होंने, कॉस्ट उन्होंने देखी है, जी। तो चीज़ें उतनी आसान उनके लिए नहीं हैं। और अभी अगर ऑफेंसिव इन्होंने रोका नहीं, जैसे कहा जा रहा है अभी, देखिए जो बाइडेन का कल ही का उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में बोला है जी। कि नेतन्याहू तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो अपने एम्स पूरे नहीं करते, और इसकी वजह से जो है लड़ाई एस्केलेट नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़नी नहीं चाहिए। जी। तो ये जो और ख़ास करके देखिए क्यों कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की वजह से। हिजबुल्लाह देखिए 1980 में जब इजराइल ने सदर्न लेबनान का जो एरिया है जो ऑक्यूपाई किया था, तब ये हिजबुल्लाह 1980 में उसने अपने आप को बनाया था वहाँ बेसिकली कि उसने सदर्न लेबनान के लिए ही अपने आप को उनका गठन किया था कि हम जो है इसको बचाएंगे इजराइल से। और उसके बाद जब इजराइल 2000 में विड्रॉ कर लिया वहाँ से, जी। उसके बाद जो है इन्होंने अपने आप को पूरा रिग्रुप किया। हालांकि देखिए यूएन रिजोल्यूशन था एक, ये ऐसे नहीं विड्रॉ किया इजराइल ने, एक यूएन रिजोल्यूशन था, उसकी वजह से इन्होंने किया, और उसमें था कि हिजबुल्लाह अपने आप को पूरी तरह डिसआर्म कर लेगा, जी। कि वो एक फाइटिंग फोर्स नहीं रहेगा, जो कि हिजबुल्लाह ने नहीं किया। जी। और वो अपने आप को फाइटिंग फोर्स उन्होंने रखा, वो आगे चलते रहे, और उसके बाद गवर्नमेंट पर हावी हो गए। फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री एजेंडा जो हिजबुल्लाह ही तय करता है, लेबनान की गवर्नमेंट जरूर कहने के लिए है, जी। तो वो चीज़ बढ़ती रह गई। और जो अभी है, इसने बाद में ईरान के साथ अलाइन कर लिया अपने आप को, ईरान से काफ़ी मदद मिली। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि टर्की, चाहे आप रूस ले लीजिए, चीन तो अब आ ही रहा है उसमें, लेकिन चीन खुल के नहीं आता इनके साथ, जी। एंड इवन पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने एक्सरसाइजेज वगैरह की हैं। जी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ अभी आई इस लड़ाई में, और इस जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तो पहले भी थी, लेकिन इस सप्लाई चेन को कॉम्प्रोमाइज़ करना, जी। कि जो सप्लाईज आ रही हैं पेजर्स की या बैटरीज की, या उसको इंटरसेप्ट करके उसमें अगर एक्सप्लोजिव प्लांट की गई है, जी। और उसको इतने दिनों के बाद डेटोनेट किया गया, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, नई चीज़ है, जो कि शायद बाकी सभी इसमें इस तरह नहीं मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए देखिए बहुत इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ, मोसाद या जो यूनिट 8200 की हम बात कर रहे हैं, वो थोड़ी सी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से अलग हैं। जी। वो जो है खुद देखते हैं कि अगर उन्होंने इंटेलिजेंस कलेक्ट कर लिया है तो उसके ऊपर एक्शन भी वो खुद ही करते हैं। जी। और जो इन्होंने किया, जी। इन्होंने ले लिया कि अच्छा ठीक है, वो अगर 2018 से उसने पेजर शुरू कर दिया तो कैसे हम इसको किस तरह एक्शन ले इसके ऊपर, और सारी चीज़ें उन्होंने तब से प्लान करनी शुरू कर दी, और अभी उसको जैसे भी एक्टिवेट किया है। जी। तो खुद इंटेलिजेंस लेते हैं, खुद प्लान करते हैं, और खुद एक्शन भी करते हैं। जी। क्योंकि वो भी एक तरह से देखा जाए, मैंने कहा यूनिट 8200 है तो आर्मी की उनकी, तो वो एक चीज़, एक अलग चीज़ वो लेके चलते हैं, और इसीलिए शायद खबर बाहर नहीं आ पाती है उनकी, कि जो बाकी दूसरे इंट एजेंसीज करती हैं। तो अब कहा तो यही जा रहा है कि आगे से क्या होगा। आपको फ्रूट अगर केला लेके चल रहे हैं तो पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या है। बिल्कुल। आप बड़े फ्रूट्स अगर लेके चलिए, जो आप कहते हैं तरबूजे और बाकी चीज़ें हमारे यहाँ है, उसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता है। हर जगह ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ है, हर जगह है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो वॉरफेयर इसमें इस चीज़ में आ गया है। और जो अभी है, हालांकि अभी देखिए फ्रांस ने बोला है कि भाई 21 दिन का इसमें सीज फायर होना चाहिए। अमेरिका ने भी कहा कि वो वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे 3 हफ्ते का सीज फायर हो। अगर हो जाता है तो एक अच्छी बात होगी, लेकिन कोई एक दूसरे को टाइम नहीं देना चाहता ज़्यादा सीज फायर करके कि दूसरा अपने आप को दोबारा रिग्रुप कर लेगा। जी। तो ये एक डायमेंशन अलग हो गया है, और हम भी यही चाहेंगे कि ये मिडिल ईस्ट में वॉर नहीं फैले, सिविलियंस की कैजुअल्टी नहीं हो, जो अभी जिस हिसाब से हुआ है।
और कहीं ना कहीं दोनों को कुछ न कुछ अपने आप को बातचीत वाले माहौल में लाना पड़ेगा, जो भारत कहता रहा है, और तभी जा कर के ये मामला हल हो सकता है। जी बिल्कुल सर। सर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान बड़ा दावा किया कि उनका देश इस युद्ध को खत्म करने की कगार पर है। इसे कैसे देखते हैं आप? साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति की एक महीने में दूसरी बार भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के क्या मायने हैं? नीरज जी, देखिए, ये तो अब यूक्रेन के राष्ट्रपति तीसरा साल है जी। वो बोलते तो बहुत कुछ आ रहे हैं, लेकिन हारते ही जा रहे हैं जी। क्योंकि उनको इनमें कुछ नहीं मिला अभी तक, जी। सिवाय कि इतनी ज़्यादा लोग उनके डिस्प्लेस हुए, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, 20% ज़मीन गई, जी। 70 से 75% तक इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया। जी। तो वो अभी तक विक्ट्री सोच रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। जी। और मुझे किसी को नहीं लगता कि विक्ट्री उनको मिल पाएगी अभी। देखिए, कर्स्क में उन्होंने एक ऑपरेशन किया, लेकिन वहाँ अब उसकी बात ही नहीं कर रहा है कोई, खुद नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि वहाँ आराम से अब रूस अपना कब्जा कर रहा है। जी। तो जेलेंस्की ने जो है अभी गए हैं, उन्होंने काफ़ी पहले बात किया है कि विक्ट्री प्लान एक जा कर के प्रेजेंट करेंगे अमेरिका में अमेरिकन प्रेसिडेंट को। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये प्लान ऑलरेडी कुछ डिप्लोमेट्स से इनकी बातचीत हो रखी है, और उन्होंने ये भी, मतलब जो दबे जुबान वाली बात कही जाती है उसमें ये भी, लेकिन वहाँ भी लोग ये कह रहे हैं, उनके डिप्लोमेट्स, जिनको ये पता है कि पॉसिबल तो है, हो सकता है, किसी ने कहा कि ना कंफर्म्ड है, हो सकता है ये प्लान, लेकिन होगा कैसे ये कोई नहीं कह रहा है, किसी के पास नहीं है कि कैसे होगा। जरूरी है दोनों को, अमेरिका को भी ज़रूरत है कि इलेक्शन से पहले, अब तो 1 महीना रह गया, 1.5 महीना, इलेक्शन से पहले अमेरिका को भी ज़रूरत है कि कुछ न कुछ हो जी। और इनको तो ज़रूरत है ही कि कुछ दिखाएं, क्योंकि जो कोशिश की उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और देखिए, सबसे बड़ी ये प्लान्स की बात क्यों कर रहे हैं कि हम एक विक्ट्री प्लान लेके आए हैं और उससे युद्ध ख़त्म हो सकता है, यही उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जिसके बारे में रूस ने कोई ख़ास प्रक्रिया नहीं दी है जी। और वहाँ भी पता है हमको कि पुतिन अपनी बात पर रहेंगे। तो ये प्लान एक्चुअली कर क्यों रहे हैं जेलेंस्की? देखिए, सबसे बड़ी चीज़, और ये भी कहा जा रहा है, अभी तो ऑलरेडी वो पहुँच गए हैं वहाँ पर, एड्रेस भी किया उन्होंने यूएन जनरल असेंबली को, और हर समय पिछले 6 महीने से एक ही मांग है उनकी कि हमको लॉन्ग रेंज वेपन्स दिए जाएं और रूस के अंदर अटैक करने की परमिशन दी जाए। लेकिन सर, मैं रूस का भी देख रहा था, एक बयान आया है व्लादिमीर पुतिन का कि उन्होंने जो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको अपग्रेड किया है, और अगर किसी परमाणु संपन्न देश ने हमारे ऊपर हमला करने में किसी तीसरे देश की सहायता की तो फिर हम इसे फुल स्केल वॉर नहीं, बिल्कुल। देखिए, उनकी जो पॉलिसी है रूस की, वो उन्होंने बिल्कुल अभी कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले उन्होंने रिवैम्प किया था पूरा, और उसमें उन्होंने ये डाला है कि अगर पुश टू द वॉल, अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है और हमारे खिलाफ बाकी फोर्सेस, बाहरी फोर्सेस जिनसे हम 1-to-1 हैं, हम जैसे यूक्रेन है, उसके खिलाफ तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक, वही ये कह रहे हैं। लेकिन तीसरा देश अगर करता है, या अगर यूक्रेन को, उनका कहना है कि ये परमिशन दी जाती है कि यूक्रेन जो है रूस के अंदर अटैक करे, तो कहते हैं टारगेट्स और बाकी चीज़ें कौन देगा? वो सारी, इसके पास तो कैपेबिलिटी है नहीं इनकी, ना इनकी एयर डिफेंस है, ना सैटेलाइट है, ना बाकी कैपेबिलिटीज है कि वो ऐसी टारगेटिंग कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये तो बाकी देश ही देंगे। इसका मतलब वो डायरेक्ट हमसे लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं, हथियार उनका आ रहा है, मिसाइल्स उनकी आ रही हैं। तो ये चीज़ इन्होंने ली, वो कहते हैं उस समय हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम जो है, ये जो हमारा आखिरी ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने ज़रूर बोली है, और पहले से भी वो कहते रहे हैं इसके बारे में। लेकिन जो मैं कह रहा था, देखिए, अभी है क्या यूक्रेन के पास, उनकी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन पता नहीं कहाँ है जी। वो तो सब बाहर ही निकल गए हैं, लाखों उनके सोल्जर जो है मारे गए, अब उनको है नहीं, पता नहीं है कहाँ हैं, किधर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैं कह रहा था, 75% वैसे ही डैमेज हो गया है। एनर्जी सेक्टर आप लीजिए, हर एक चीज़, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सब कुछ तो एक तरह से चला गया है जी। तो उनके पास है क्या? ज़मीन 20% चली गई है। कर्स्क वाले ऑपरेशन से उनको कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, बल्कि और ज़्यादा उनके ट्रुप्स वहाँ फंस गए जी।
तो वहाँ पर कुछ नहीं कह रहे हैं। और कहा यह जा रहा है अगर ये लड़ाई इस साल एंड तक चली और ये वेस्टर्न जो थिंक टैंक्स हैं, स्टडी टीम्स हैं, उनका कहना है कि ये लड़ाई इस तरह से चली तो तकरीबन 1000 किलोमीटर का और एरिया, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हार सकते हैं अपना जेलेंस्की। जी। तो ये भी चीज़ है। तो उनको लग नहीं रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ गेन है। और इन्हीं वेस्टर्न जो थिंक टैंक्स हैं, एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा था कि आज की हालात में रूस या पुतिन 2025 तक आराम से लड़ाई लड़ सकते हैं। जी। तो ये जो चीज़ें हैं बैकग्राउंड में देखा जाए तो नहीं लगता कि बहुत जल्दी कुछ वो हासिल कर पाएंगे। हाँ, प्लान क्या हो सकता है इनका कि लॉन्ग रेंज वेपन्स लेकर के और रूस के अंदर, रूस के जो लॉजिस्टिक्स एरियाज हैं, वेपन्स एम्यूनिशन स्टोरेजेज हैं, फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर इनका वेपन्स एम्यूनिशन बन रहा है, उन जगहों को टारगेट करें। हो सकता है सिविल एरिया में टारगेट करें जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करने के लिए, वो भी करेंगे। और लेकिन उनको पता है कि अगर ये करेंगे तो हर बार की तरह रूस का रिटेलिएशन तो पुतिन बहुत ज़्यादा करेंगे। जी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे नहीं लगता कि इतनी दमखम रखते हैं जेलेंस्की ये करने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो सबसे पहले तो ये चीज़ कहेंगे कि उनको जो है एक गारंटी मिले, सिक्योरिटी गारंटी मिले। जी। दो तरह से, कि एक सिक्योरिटी गारंटी कि इनके पर अगर अटैक होगा तो दूसरे रिटेलिएट करें, सिक्योरिटी गारंटी तो वही होगी। और दूसरा कि नाटो की मेंबरशिप दी जाए जी। जो कि देखिए खुल करके अभी भी, क्योंकि सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन पुतिन का यही है, और अभी भी खुल करके नाटो नहीं बोल रहा है कि इनको हम परमानेंट अपना मेंबर बनाएंगे। जी। तो एक जो चीज़ें जो हैं ये उसी पर बैंक कर रहे हैं कि लॉन्ग रेंज वेपन्स मिल जाएंगे तो हम इधर अपनी मतलब बढ़त बना सकते हैं। बढ़त क्या, डैमेज कर सकते हैं जी। वही एक चीज़ कर सकते हैं। तो क्रीमिया में है, वहाँ कर सकते हैं, लेकिन अब क्रीमिया में भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं पहले की तरह। जी। एयर डिफेंस इनकी स्ट्रांग है नहीं। वेस्टर्न नेशंस को खतरा है कि अगर पुतिन ने कुछ कर दिया जो कह रहे हैं तो उनके पास क्या होगा फिर। जी। कैसे रिटेलिएट करेंगे, क्या करेंगे। और फिर एक वेस्ट अगर इनमें नाटो या वेस्टर्न कंट्री में कुछ किया पुतिन ने तो सारे जो उनकी पॉपुलेशन है बाकी देशों की, ये सब वो करेंगे कि हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ गेन हो, दो लड़ रहे हैं, हम बीच में क्यों गए। जी। दो की लड़ाई में तीसरा मारा गया। तो वो चीज़ भी एक डर है जो आएगी। जी। और जो पीस टॉक्स होने वाली हैं, मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ये जो शोर मचा रहे हैं जेलेंस्की इसलिए कि काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर भी है पीस टॉक्स के लिए। जी। कि और अभी से नहीं है, 5-6 महीने से यूरोपियन नेशंस और बाकी वर्ल्ड का सबका है पीस टॉक्स। तो उसको वो चाहते हैं कि उससे पहले मैं थोड़ा ये बना के रखूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। और उन्होंने ये कहा है कि देखिए कुर्स्क से हमने जा कर के दिखा दिया है कि रसा इनविंसिबल नहीं है, हम भी जा सकते हैं। जी। तो ये ऐसी चीज़ है जो लेके चल रहे हैं, लेकिन इस पर भरोसा करना बहुत वो नहीं है, कोई करेगा नहीं। क्योंकि देखिए कुर्स्क में जाके किया क्या उन्होंने, जी। मिला कुछ नहीं। दूसरा इनका प्लान सिर्फ यही नहीं होगा, ये जरूर पॉलिटिकल प्लान रखेंगे, डिप्लोमेसी से करेंगे तो तभी मिलिट्री भी होगा। मैं नहीं कह रहा कि बिना कुछ डैमेज अगर करेंगे रूस पर तभी जो है रूस डरेगा इनसे जी। कि बातचीत करे। तो फोर्स करना चाहेंगे रूस को बातचीत के लिए, मिलिटरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, ये सब लेके चलेंगे। उन्होंने ये भी बोला है कि और ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने चाहिए रूस के ऊपर कि रूस जो है उसकी इकॉनमी डाउन हो जाए। अभी तक तो हो नहीं पाया है। जी। क्या रूस का ये कहना है कि जब टेबल पर तभी बैठेंगे जबकि इकोनॉमिक सैंक्शंस आप हटाइए। जी। तो एक कुछ चीज़ें हैं जो ये ले करके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है देखिए, इन सब के बावजूद रूस या पुतिन आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। डोनेस्क पूरे रीजन में आ गए हैं। खार्किव की कंडीशन देखिए, अभी उन्होंने परसों उस पर इतनी रॉकेट्स मिसाइल डाले हैं। पोक्रोव्स्क का जो इलाका है वहाँ भी वही हाल है। तो ये जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनके पास एम्यूनिशन, मैन पावर सबकी शॉर्टेज है, उनके पास है नहीं। तो ये सब देख करके इनको तो बेसिकली चाहिए लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है मांगना चाहते हैं। जी। अब सवाल है अगर मिल गया
टेक्नोलॉजी अगर एडवांस है, रूस ने अगर इनके वो डिस्ट्रॉय कर दिया या इनके डिकोड कर लिया तो मुश्किल पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को है जी। कि आगे फिर उसमें क्या होगा। तो ये मेरे ख्याल से ये खास करके ATACMS जो टैक्टिकल मिसाइल्स जो अमेरिका से मिली थी वो और चाहते हैं, और उसके साथ क्लस्टर बॉम्ब्स चाहते हैं कि वो पूरे जो एरिया बॉम्ब्स हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स उसमें जाएं और ज़्यादा डैमेज कर सकें। पोस्ट वॉर रिकन्सिलिएशन के जरूर हो, पहले उनको पता है कि अगर पीस टॉक्स हो गई और उससे पहले पोस्ट वॉर रिकन्सिलिएशन की बात नहीं हुई कि कौन इनका कैसे होगा, तो इनकी मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। जी। तो वो ये चाहेंगे। और जो कहा जा रहा है, इन्होंने भी शायद या इनके ही कुछ मिनिस्टर्स ने हिंट दिया है, ये जो प्रपोजल है इट इज़ ए ब्रिज फॉर पीस, एक पुल का काम करेगा जी। पीस की तरफ। जो बातचीत होनी है सेकेंड राउंड उसके लिए, पीस समिट के लिए, तो उसकी है। और दूसरा है वही जो हमने कहा कि चाहते होंगे कि भाई क्रिपल कर दें रूस को। अब कुछ पॉसिबल तो नहीं होगा, हाँ पीस वाली बात है, इन्होंने खुद बोला है कि सेकेंड राउंड पीस समिट चाहते हैं। लेकिन इससे पहले ब्राज़ील और जो चीन का प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर चुके हैं जी। अफ्रीका का प्रपोजल रिजेक्ट कर चुके हैं जी। ऑफ कोर्स भारत का जो और जो हमारे मोदी जी का प्रधानमंत्री का प्रपोजल है, आप देखिए तीसरी बार मुलाकात हुई है जी। उनकी। अभी जब UN में गए थे जी। वहाँ भी जेलेंस्की से मिले हैं, तो ज़रूर इस बारे में बात हुई। इस बारे में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट से जो बात हुई उनके घर में जब वो गए वहाँ, जी। तो ज़रूर डेलवेयर में वही बात हुई है। जी। तो ये सब बातें वहाँ पर हुई हैं और ज़रूर पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कम से कम लड़ाई रोकने की तरफ भी बढ़ें, लेकिन नुकसान इनका बहुत हो रहा है। जो भी आर्म्स एम्युनिशन हैं अभी मिले नहीं हैं, मिलने के बाद भी। और देखिए रूस का जो ये ग्लाइड बॉम्ब जो रूस ने बना रखा है वो जो है बहुत ज़्यादा नुकसान इनका कर रहा है। जी। और 1200 kg एक्सप्लोजिव्स लेकर के जा रहा है और 2022 से इनका उसने बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो रखा है। तो ये जो है इसके साथ मैं ऐड करूंगा जो न्यूक्लियर आपने कहा, उसका फियर तो इनमें भी है और सब में है जी। कि वो एस्केलेशन वाली बात अगर आ गई तो एक बार छोटा मोटा कहीं भी हुआ रुकेगा नहीं। जी। तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ऑलरेडी फियर ऑफ अननोन तो सब में है। जी। आप यूरोप लीजिए, इकॉनमी उनकी भी डाउन है, जी। उनके डिफेंसेज में ज़्यादा पैसे जिनको डिफेंस पर खर्च करना पड़ रहा है। जी। और अगर ऐसा रूस जो है ज़्यादा अग्रेसिव हो गया तो उनको और नुकसान होगा। रूस की इकॉनमी इतनी डाउन हो नहीं पाई है, तो अभी इनको पूरे नहीं लगता कि इतने हथियार इनको मिलेंगे। देखिए जर्मनी ने एक उनकी मिसाइल इन्होंने मांगी थी जो 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, बट जर्मनी ने अभी तक उनको दिया नहीं है। जी। और उसी हिसाब से अभी जो स्टॉर्म शैडो यूक्रेन से है वो भी आ नहीं पाई है, क्योंकि उसमें अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस सारे इन्वॉल्व हैं उसके मैन्युफैक्चर में। सभी ने जो है जब तक उसको हाँ नहीं करेंगे तब तक वो आएगी नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इनको मिल जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो हम बात कर रहे हैं इनकी पुतिन का रिस्पॉन्स की, ये अपनी बात तो सब कह रहे हैं, पुतिन का रिस्पॉन्स क्या होगा? जी। चुप तो बैठेंगे नहीं हो। और जब उन्होंने अगर इतनी धमकी दे दी है तो कितना भी लोग कहते रहें कि लास्ट रिजॉर्ट में हर एक आदमी मरता क्या ना करता वाली हालत में अगर आ गए तो फिर तो वो न्यूक्लियर ऑप्शन पर जाएंगे ही। जी। और न्यूक्लियर ऑप्शन में आप देखिए अभी तक वो तो आगे हैं अमेरिका से, नंबर्स में और रीच में भी। जी। तो इसको आप रोक नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ऑलरेडी देखिए कहा जा रहा है कि पूरा जो है वो अमेरिकन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो, और चीन मिल करके ईरान का भी नाम आ रहा है उसमें। तो ये भी चीज़ चल रही है। वेस्ट के इनके जो सैटेलाइट्स हैं, स्पेस मिशंस हैं, उनको सबोटाज कर सकते हैं जी। वो तो बैठे बैठे हो जाएगा, जैसे इजराइल ने किया है वैसे ये भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन है, शिपिंग लेन्स हैं, उनको सबको इफेक्ट कर सकते हैं जी, जिसमें खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे इसका भी बढ़ सकता है काफ़ी। तो डायरेक्ट लड़ाई नहीं भी हो, अगर ये भी हो जाएगा तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा पूरे नाटो को, यूरोपियन नेशंस को। और कुछ नहीं अगर करेगा
तो इनको डिवाइड कर सकते हैं आपस में इनको, जैसे अभी भी हो रहा है। कुछ देश कह रहे हैं कि होना चाहिए, आप देना चाहिए वेपन्स, कुछ कह रहे हैं नहीं देना चाहिए। कंफ्यूज कर सकते हैं अपने जो भी एक्शंस लेंगे उसके हिसाब से इन देशों को, और डिसरप्शन तो कर ही सकते हैं हर एक चीज़ में। सप्लाई चेन में कर सकते हैं, उससे फ़र्क पड़ जाएगा, और सबोटाज कर सकते हैं इनकी स्कीम, साइबर, आईटी, मतलब ये जो डोमेन है बाकी चीज़ों में, उसका इनके पास, रूस के पास कैपेबिलिटी है ये सब डिसरप्ट करने के लिए। और उनकी जो भी एफएसबी है CIA की तरह, बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, वो भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ऐसे। तो दूसरे देशों में जो इनके टारगेट्स हैं, अमेरिका चाहे नाटो के लीजिए, जो इनकी आप मिलिट्री टारगेट्स हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, बाकी इनके फोर्सेस, उसको टारगेट कर सकते हैं अगर डायरेक्ट वॉर अगर नहीं करेंगे। और इसीलिए शायद इन्होंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है चेंज की है। तो जितना आसान समझ रहे हैं या जेलेंस्की सोच रहे हैं कि मैं एक प्लान दे दूंगा उससे सारा हो जाएगा, वो इतना आसान नहीं लगता। जी बिल्कुल सर। सर, पाकिस्तान में नए ISI चीफ क्यों लाए गए हैं? साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस तरह भिड़े हुए हैं उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ISI चीफ तो खैर आना था वहाँ पर जी, क्योंकि जो इनके अभी हैं, क्योंकि 30 तारीख से टेक ओवर करेंगे जो नए लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक बने हैं। इनसे पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम थे, वो देखिए बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर हो गए थे, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट तो हुआ था जब पिछले प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में इमरान खान के बारे में काफ़ी वो था, और एक कहा गया बाद में कि ये उनकी मदद करते रहे हैं जी। तो ये कंट्रोवर्सीज थी, और ISI के बारे में देखिए कंट्रोवर्सी कोई नई नहीं है जी। लेकिन ये जो सिलेक्शन हुआ है वो भी थोड़ा सा अलग वो है, क्योंकि देखिए हालांकि जो असीम मलिक हैं एक बड़े प्रोफेशनल सोल्जर हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने जब ट्रेनिंग हुआ था और सोर्ड ऑफ ऑनर मिला था, मतलब हमारे यहाँ देखिए जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जो पास आउट होता है जी, चाहे NDA के बाद वहाँ जाते हैं, चाहे वैसे वो करते हैं, तो वो जो है जो टॉप करता है, जो बहुत सबसे टॉप उस कैडेट है, उसको मिलता है, बेस्ट कैडेट को सोर्ड ऑफ ऑनर जी। तो उस मामले में ट्रेनिंग प्रोफेशनली अच्छे रहे हैं उन्होंने। रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस कॉलेज में वहाँ लंदन में, वहाँ भी उन्होंने जो है कोर्स किया है, और पोर्ट लेवनवर्थ जो अमेरिका में, वहाँ भी कोर्स किया है। और उन्होंने अभी एडजुटेंट जनरल कर रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है। और उन्होंने हालांकि देखिए उन्होंने एक कोर कमांडर नहीं किया है अभी तक, जो कि एक कोर कमांडर मीन्स हमारे तरह से आर्मी कमांडर एक जो होते हैं उस टॉप लेवल की पोस्ट है। और DG ISI एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है पाकिस्तान में, आप जानते हैं कि हर जगह उनका दखल है। और DG ISI का एक और चीज़ है, देखिए ऑफिशियली जो होता रहा है, DG ISI क्योंकि इंटेलिजेंसी है, डायरेक्टली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, PM को जी। लेकिन आपको पता है कि वहाँ तो आर्मी का ही बोलबाला है जी। जैसे पहले होता था अल्लाह आर्मी अमेरिका से चलते थे, अमेरिका कम हो गया, तो यही 2 फैक्टर उनको लेके अभी चल रहे हैं वहाँ पर। तो वो चीज़ अभी भी है। आपको याद होगा कि इनका जो दखल है ISI का, ये तो शुरू से इमरान ने खुद बोला जी कि मुझे निकाला ही गया है इनकी दखल की वजह से, ISI और आर्मी की दखल से। और अभी पिछले महीने आपको याद होगा कि कई जजेज ने पाकिस्तान के जजेज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है जी कि बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मिल रही हैं, दखलंदाजी हो रही है ISI की तरफ से उनके ऊपर। तो ISI की दखल हमेशा यहाँ होती रही है, कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ तक इनकी बात है, जो चेंजेज हैं ऑफ कोर्स फ़र्क तो पड़ेगा इनके आने से। जैसे मैंने कहा, एडजुटेंट जनरल भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है आर्मी में, और वहाँ से सीधे यहाँ पर आ रहे हैं जी। इनफैक्ट इन्होंने
जब ये यूएसए में थे, लेवनवर्थ, पोर्ट लेवनवर्थ एकेडमी में जब कोर्स कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने एक थीसिस लिखी थी अपनी, जो कि बेसिकली था माउंटेन वॉरफेयर में जी। और जब इन्होंने जो थीसिस लिखी थी उसमें नीड फॉर स्पेशल ट्रेनिंग बोला था उसमें, और उसमें उन्होंने कोट किया था वर्ल्ड वॉर 2, अफ़गानिस्तान और कश्मीर माउंटेन्स के बारे में, चाहे वो कारगिल से लेकर के बाकी का। तो मैंने जैसे पहले कहा, प्रोफेशनली वो काफ़ी आगे हैं, लेकिन अब ये चीज़ बदल गई है कि ये आ गए हैं इंटेलिजेंस में, आईएसआई में, यहाँ पर आ गए हैं। और एक चीज़ मैं इनका ज़रूर कहना चाहूँगा जो दिखाता है कि इनका आउटलुक थोड़ा सा अलग है जी। खास करके जो सीनियर कमांडर्स हैं, क्योंकि ये जहाँ भी लड़ाई या जो कुछ आज तक पाकिस्तान ने किया है भारत के खिलाफ, वहाँ हारे ही हैं, कभी वो जीते हैं नहीं, और बाकी जगह तो वैसे भी इनका जीतने का कुछ है नहीं। उन्होंने एक चीज़ लिखी है जो मैं पढ़ के कहता हूँ। उन्होंने कहा कि सीनियर लीडर्स कंसिडर देमसेल्व्स, अपने आप को, मतलब सीनियर लीडर्स अपने आप को सोचते हैं, सीनियर लीडर्स मींस जो कमांडर्स हैं, सीनियर कमांडर्स, चाहे वो डिविजनल हैं चाहे कोर कमांडर्स हैं उनके, वो सोचते हैं कि वो दे आर वेल इक्विप्ड फॉर प्लानिंग एंड कंडक्टिंग ऑपरेशंस इन एनी इन्वायरमेंट, कि किसी इन्वायरमेंट में वो ऑपरेशंस प्लान कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। जो सीनियर ऑफिसर्स से सोचते हैं अपने आप को, हर जगह हर सीनियर ऑफिसर्स, इनके यहाँ भी है, शायद हमारे यहाँ भी हैं जो सोचते होंगे। इनका कहना है दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट ट्रू, कि ये सही नहीं है, अनफॉर्चुनेट है लेकिन सही नहीं है। तो ये उनकी एक दृष्टिकोण दिखाता है। और ये उन्होंने जो देखा है और जो मैंने आपसे कहा पहले कि प्रोफेशनल सोल्जर तो हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट हैं, तो उन्होंने उसके बाद ही ये बात कही है, जब भी कही है कि यही देख करके कि सीनियर कमांडर्स बस अपने आप को समझते हैं कि बस फन्ने खां हैं, हम तो कुछ भी प्लान करेंगे, जो करेंगे सही होगा और सब ठीक जाएगा, जो कि होता नहीं है। उनका यही कहना है कि मोर ऑफन देन नॉट, एक दो जगह नहीं होता है मानते हैं, बट इनका ये कहना है कि जनरली वो नहीं होता है। और नेचुरली अपने ही कमांडर्स की बात कर रहे हैं, बाकियों की तो कर नहीं रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ देखिए, बड़ा अनयूजुअल 2-3 चीज़ें हैं इसमें। जो भी एडजुटेंट जनरल आर्मी में देखिए, इनके यहाँ भी, हर जगह, हमारे यहाँ भी वही है, 2 साल का जनरल टेन्योर होता है। हमारे यहाँ तो और भी कम, कई जगह 1.5 साल हो जाता है कि कोर कमांडर, आर्मी कमांडर या डीजी जैसे उसमें रहते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट में। और एडजुटेंट जनरल हैं, 2 साल या 1.5 साल में लोग निकल ही जाते हैं। ये 3 साल पूरे 2021 में इनका प्रमोशन हुआ था, 3 साल तक ये एडजुटेंट जनरल रहे हैं। और उसके बाद सीधा ये यहाँ पर आए हैं, कोई बाकी और कोई स्टाफ टेन्योर या कमांड टेन्योर नहीं किए हैं, यहाँ सीधा यहाँ आए हैं। जैसे मैंने पहले कहा, कोर कमांड नहीं किए हैं। और जनरली पहले डीजी आईएसआई का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करती थी या एक तरह से प्राइम मिनिस्टर करता था, सिलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का होता था। इस बार देखिए कि ये अनाउंसमेंट पहले पीटीवी से आया, पाकिस्तान टीवी ने किया, फिर गवर्नमेंट ने, मतलब बाकी वो चीज़ आई। तो ये जो चीज़ है ये भी थोड़ी सी अलग है कि अलग दिखा रही है इस बार। और ये तो जो मैं कह रहा हूँ, इनफैक्ट इनका जो खुद का डॉन न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, उसने कहा है कि ये भी कुछ अलग सी चीज़ है इसमें जो आ रही है। आईएसआई की कंट्रोवर्सी जो मैंने कहा आपसे, देखिए तो हमेशा से है पॉलिटिकल। अभी इनके पार्लियामेंट में इनफैक्ट बोला गया था पाकिस्तान के कि मेडल कर रही है, मतलब इंटरफियर कर रही है फ़ौज। तो फ़ौज में और कुछ नहीं होता, ऐसा ही है। और बाकी जो कोर कमांडर 1-2 हैं उनका भी नाम उसमें आता है। तो ये चीज़ जुडिशरी ने बोल दिया है और जनता तो कहती ही है। तो ये चीज़ डीजीआईएसआई का काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस मामले में। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, इस समय पाकिस्तान में हर एक चीज़ डाउन है। पॉलिटिकल आप देख रहे हैं, पॉलिटिक्स की क्या हालत है, मिलिट्री कैपेबिलिटी की क्या हालत है वहाँ पर, मीडिया आप देख रहे हैं वहाँ कितना दबा हुआ है, इकोनॉमिक कंडीशंस तो मतलब किसी से छुपी नहीं है। बीक का कटोरा वाली जो बात है अभी भी वो चल रही है। इंस्टेबिलिटी है। अफ़गानिस्तान से देखिए क्या हालात हैं उनके, ईरान से भी झड़प हो ही गई थी उनकी, कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, और आर्मी का देखिए तीनों चीज़ें में है इनका, पॉलिटिक्स में भी इंटरफेरेंस है, आर्मी का फॉरेन पॉलिसी में भी इंटरफेरेंस है,
और कई चीज़ें इकोनॉमी में, मैं नहीं कहूँगा कि 100% है, बट इकोनॉमी की भी कई चीज़ें आर्मी कंट्रोल करती है जी। तो इस वजह से इम्पोर्टेंस तो है, इंटरफेरेंस की जो चीज़ है वो इसमें ऑलरेडी है। और अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान हम लोग पहले भी वो कर चुके हैं बातचीत इसके ऊपर कि जब बना था, तालिबान आए थे तो पाकिस्तान ने सोचा कि बस अब तो मतलब पूरा अफ़गानिस्तान एक तरह से पाकिस्तान का सेटेलाइट वो बन गया कि उसी का है। लेकिन अब देखिए उसके बाद क्या है, वो चुपचाप तो चले जा रहे हैं जी। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है जी। इनके साथ ही बस है। और इनके यहाँ पिछले आप 2-3 महीनों में देखिए क्या हालत हो चुके हैं जी। पिछले ही 2-3 महीनों में 500 के आसपास, मतलब 6 महीने में कहा जा रहा है 500 से 600 लोग मारे गए हैं। और आपने देखा पिछले महीने उसमें खैबर पख्तूनख्वा में जो एक मिलिट्री यूनिट पर अटैक किया था इन्होंने, उसमें 140 के आसपास मारे गए थे। 90 कहा जा रहा था बट ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनका प्रॉब्लम हो रखी है। और जहाँ तक ISI का है, इंटरफेरेंस तो है, लेकिन ये भी है कि देखिए इससे इनसे जो अभी हैं, इनसे पहले वाले ISI चीफ को अरेस्ट भी कर लिया गया है जी। वो कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर पर है, जो भी है, बट ISI चीफ था, अरेस्ट किया गया है क्योंकि कहा गया है कि वो इन्वॉल्व था करप्शन में और बाकी चीज़ों में। तो ये भी इसके साथ ही टाइम चल रहा है। तो जो नए आ रहे हैं ISI चीफ, उनके सामने काफ़ी चुनौतियां होंगी हर एक चीज़ से लड़ने के लिए। और खास करके देखिए अभी जो अफ़गानिस्तान का पिछले इस महीने जो हुआ है 9-10 तारीख को, देखिए एक दूसरे में फिर इनमें भिड़ंत हुई आपस में, 8-9 मारे गए हैं अफ़गान के जो हैं तालिबान सोल्जर्स, और इनके भी मारे गए हैं। उससे पहले इनके काफ़ी मारे गए हैं। और जो खुर्रम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ज़्यादा इनमें आपस में झड़प हुई है दोनों में जी। वहाँ पर ये भी था कि एक पोस्ट बनाने के ऊपर ज़्यादा झड़प हुई है। हालांकि इनकी जो एग्रीमेंट है उसमें है कि जो लाइन है डोरन लाइन के साथ है, बना सकते हैं अपना पोस्ट अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसके पास लड़ाई होती रही है। जो उनके जो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, खोस्त प्रोविंस जो है खास करके, वहाँ पर ज़्यादा झड़पें हमेशा होती रही हैं। तो ये रुका नहीं है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान ऑलरेडी बोलता रहा है कि ये तो पूरा उसको जन्म भी दिया है अफ़गानिस्तान ने, और पूरा उन्होंने इस पर रखा हुआ है इनकी तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में ड्यूरन लाइन जो डिवाइडिंग लाइन है उसको अफ़गानिस्तान मानता नहीं है जी। वो कह रखा कि नहीं ये तो गलत है क्योंकि ग्राउंड पर कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ ऐसे रखी गई है। तो ये कुछ चीज़ें पहले ही से इसमें चल रही हैं। अभी जो इन्होंने कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने सो कॉल्ड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इन्होंने चलाया था कि जिसमें उन्होंने अज़्म इस्तेकाम नाम दिया था जी। अब उसका आता पता नहीं है, लेकिन वो उस समय किया गया जिसमें उन्होंने बोला कि काफ़ी अफ़गानिस्तान के लोगों को वापस भेजा इन्होंने जो आए थे वहाँ से। मेरे ख्याल से ये वो था एम। दूसरा एम ये था कि उस समय जो ये ग्रे लिस्ट में थे UN के जी, उसके हटने के लिए कि उन्होंने कहा दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं फाटा, और इसलिए कि उनको फंड्स मिलें जो IMF से हैं। तो एक कुछ चीज़ें इन्होंने की हैं। और जो इन्होंने भी काफ़ी एट्रोसिटीज़ की हैं पाकिस्तान ने खैबर में, खैबर पख्तूनख्वा, चाहे उधर बलूचिस्तान में जाइए, दोनों जगह ये अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान ने तो जो उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे अफ़गानिस्तान में दुरानी, उनको वापस हटा दिया उनको। वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है इतने दिनों में रिलेशन सुधारने में जी। और उधर अफ़गानिस्तान है कि देखिए वहाँ नई चीज़ हो रही है, ये तो लड़ रहे हैं उसके खिलाफ। अफ़गानिस्तान कह रहा है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन अभी होने वाला है रशिया में, उसमें जो है उसको जाना चाहिए, उसको मेंबर बनना चाहिए जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें चल रही है। और अगस्त में ही इसी पिछले महीने में देखिए खैबर में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, सिविलियंस और बाकी जी। फ़ौज के इनके लोग हैं। तो 3 से ज़्यादा 1-1.5 महीने में इंसिडेंट, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट इंसिडेंट्स हो रखे हैं जिसमें काफ़ी लोग उसमें मारे गए हैं। और खैबर रीजन में बिल्कुल सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान को सिविलियंस का। लेकिन ये भी नहीं है कि सिविलियंस को ये TTP को और बाकी लोगों को इतना सपोर्ट है, उनको भी नहीं है, क्योंकि लोग तो अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं। तो इस वजह से अफ़गानिस्तान से
जब तक ये मिल बैठ के बात नहीं करेंगे और ये सोच के चलेंगे कि अफ़गानिस्तान से ये ऊंचे हैं, जी जो अभी हैं नहीं, जी तो उससे ये आगे नहीं चल पाएंगे कि अफ़गानिस्तान इनकी बात माने। अफ़गानिस्तान चाहता है कि अगर बात करनी है तो बराबरी में करो जी और उसकी भी बात सुनो, जी तो तभी हो। और मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी इसका हल निकल पाएगा। ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा को अगर ये ऐसे ही चलाते रहेंगे तो इनके लिए और मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। सर, सीडीएस ने कहा है कि भविष्य के युद्ध पर पहला पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है, इसका आशय और उद्देश्य क्या है? देखिए, उन्होंने जो बात कही है, बेसिकली उन्होंने कहा कि फ्यूचर वॉरफेयर जो है जी और जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर हो गया है, जैसे हम देख रहे हैं कि इजराइल में हो रहा है, जी। इजराइल हमास में, या रूस यूक्रेन में है, वेस्टर्न नेशंस ले लीजिए आप, रूस और उनके बीच में जो चल रहा है, तो हर जगह एक कहते हैं ना पर्सनल कांटेक्ट, जी एक कांटेक्टलेस वॉरफेयर है। जी कांटेक्ट तो नहीं है, लड़ाई चल रही है, जी चाहे वो पेजर वाली है जो ब्लास्ट हुए, या साइबर अटैक्स हो रहे हैं, जी स्पेस में है, आप सेटेलाइट्स हैं, आपकी मिसाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चलिए पहले से, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मतलब ये सारी चीज़ें एक नई डोमेन्स आ गई हैं, मल्टी डोमेन हो गया है, जिसके हमें तैयार रहना पड़ेगा। जी और ये चीज़ ऐसी है, हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि नई है, लेकिन तरीके नए हो गए हैं, जी कई चीज़ें उसमें अलग आ गई हैं। जी और इसके बारे में इसको समझना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है एक दिन में नहीं होती है कि आप उठ गए और कर चले गए, जी ये धीरे धीरे आती रहती हैं, आपको पता भी नहीं लगता, और फिर अपना काम कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। जी तो ये कुछ चीज़ें हैं। और ये चीज़ देखिए, अभी जो इन्होंने कहा है, इससे पहले आपने देखा था नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कमांड कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये सब अभी भी हम लोगों ने बात की थी पिछले कॉन्फ्रेंस की, नेवल कमांडर की बाकियों में, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होता रहा। और जो हम थिएटराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जी कंबाइंड ऑल आर्म्स, ऑल सर्विसेज में कहूँगा, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, साइबर, सब मिला करके, स्पेस कमांड हमारे यहाँ है, जी सबको मिला करके है, इंटेलिजेंस है, जी स्पेशल ऑपरेशंस हैं, ये सारी चीज़ें मिला करके उनको कैसे इंटीग्रेट करें जी कि मैक्सिमम इससे फ़ायदा हो। तो ये जो है उसकी तरफ एक कदम है। और अभी जो है, देखिए, मैं ये कहूँगा कि अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज है, जी 23 से 27 तक का ये इन्होंने कहा है कि एक कोर्स चलेगा, जी जिसमें उसको बनाने के लिए कॉन्सेप्ट वाइज और बाकी करने के लिए जो वेटरन्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे इस फील्ड में उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने देखा है, और बाकी चीज़ें जो स्टडी की हैं, जी चारों तरफ क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो सकता है, जी फोर्सिएबल फ्यूचर की जो बात है, उन सब को लेकर के ये चीज़ चलेगी। और जैसे जैसे होगा उसमें ये और मॉडिफाई करते रहेंगे, एडिशंस होते रहेंगे। क्योंकि देखिए, कुछ भी कहिए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। हर एक चीज़ में, जी। चाहे हमारे आपके ज़िंदगी में है, चाहे ये वॉरफेयर में है, वहाँ पर भी हर एक चीज़ का है। रोबोट्स की बात हो रही है, जी और घर बैठे हर जगह, कहीं मतलब कहाँ से आप किसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये हर एक चीज़ है जो कि ये, और टेक्नोलॉजी देखिए हर दिन बदल रही है। जी तो पहली वाली चीज़ है नहीं कि आप एक चीज़ लेके रख ले रहे हैं। सिंपल सी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एक फ़ोन होता था, सालों साल चलता था, आप देखिए अब क्या हालत है। जी। तो ये चीज़ जैसे बढ़ेगी, वॉरफेयर में भी ये चीज़ आएगी, जी। तो उसके बारे में ज़रूरी है। और ये चीज़ इन्होंने रखा है कि मेजर टू मेजर जनरल, मतलब जो एग्जीक्यूशन वाले हैं ऑफिसर्स, जी एग्जीक्यूशन लेवल पर, जो ग्राउंड लेवल पर हैं, और जो प्लानिंग लेवल पर हैं, सारे मिल करके कि जब फ्यूचर वॉर की जब बात करते हैं हम, तो ट्राई सर्विस लड़ाई की बात करते हैं। जी। तो लड़ाई होगी कैसे, जी थ्रेट्स क्या होंगे हमारे, जी और थ्रेट्स हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से क्या हैं। जी प्लस देखिए, इस थ्रेट्स में अब चूंकि भारत, सिर्फ हम पाकिस्तान और चीन बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, जी अगर हमें ग्लोबल लीडर बनना है, जी जैसे कि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं, अब तो हमारी देश की भी सोच वही हो गई है, जी। तो उसके लिए आपको उस फेयर में वहाँ की प्लानिंग करनी पड़ेगी जी। कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स में
आपको सुरक्षित रखना है तो आपको एक ब्लू वाटर नेवी बनना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो भी देखना पड़ेगा। जी कुछ चीज़ें हैं, देखिए, आप अकेले नहीं कर सकते। जी अमेरिका भी अकेले नहीं कर पा रहे। इंडो पैसिफिक में उसको बाकी देशों का साथ चाहिए, जी मेडिटेरेनियन में बाकी देशों का भी साथ चाहिए। जी तो आजकल सिर्फ अकेले की बात नहीं है। जी तो एक ये भी है, लेकिन क्या आप दूसरे पर 100% भरोसा कर सकते हैं, जी वो भी देखना पड़ेगा। जी तो कुछ चीज़ें हैं कि जो ले करके चलना पड़ेगा, और ये फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स में कहूँगा जो कि ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की इन्वायरमेंट अभी बन रहा है, जी। जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, जिस तरह की ग्लोबल जो सिचुएशन जैसे बदल रही है, उसको देखते हुए, और जो थ्रेट्स हमारे तरफ आ रहे जी। हैं, और मैं जब हमारे तरफ की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ भारत का, यहाँ का नहीं, हमारी जो भी चीज़ें बाहर भी हैं, जी दुनिया में भी जो हमारी कंपनीज़ हैं, जी दुनिया में हमारे लोग हैं, दुनिया में जहाँ जहाँ हमने अपने कुछ अपने एक ये स्टेशन या बाकी चीज़ें इस्टेब्लिश कर रखे हैं, तो उनके लिए भी हमारे स्पेस में, अभी हम स्पेस स्टेशन की बात कर रहे जी। हैं, हम हमारी सैटेलाइट्स हैं, तो हर एक चीज़ को ले करके देखना पड़ेगा, उनके बारे में करना पड़ेगा। और ये अभी फ़िलहाल हेडक्वार्टर IDS इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अंडर में चल रहा है, और उसके बाद जो है आगे और ये बढ़ाएंगे जो ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। इनफैक्ट देखिए, आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने भी इसके बारे में ज़रूर डिस्कशन किया है। जी। एयरफोर्स का है ट्रेनिंग कमांड, नेवल हैं, तो ये सारे इन्होंने इसके बारे में ज़रूर काफ़ी बातचीत की है, काफ़ी कुछ इन्होंने पाठ्यक्रम बनाए हैं, डिस्कशन किया है, लेके चलें, और फिर एक शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है आगे चल के। और एक आगे चल के मेरे ख्याल से, तो अभी 3-4 दिन है, आगे चल के एक प्रॉपर करिकुलम बनेगा, एक लंबा कोर्स बनेगा, हर एक लेवल का बनेगा, जी। जिससे कि ये पूरी आर्मी के लिए आगे चल करके एक जो मैं कहूँगा अगेन कि जो हमारे एमर्जिंग थ्रेट्स हैं उनके बारे में सोचना ज़रूरी है। अभी जो है वो तो हम देख रहे हैं, जी LAC पे क्या हो रहा है, LC पे क्या है, वो तो हम देख रहे हैं जी। लेकिन हम फ्यूचर देखेंगे, तभी जो है उनके लिए सोच पाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो CDS जनरल चौहान ने कहा कि हम वो लेके नहीं चल रहे हैं जो दूसरों देशों में हो रहा है, जी कि वो क्या कर रहे हैं, वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। जी। हम अपनी सोच लेकर के चल रहे हैं। ये नहीं कि अमेरिकन मिलिट्री, रशियन मिलिट्री या दूसरे देशों की मिलिट्री इस बारे में क्या सोच रही है, वो कैसे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं। उन्होंने कहा कि हम जो है अपने तरीके से चलेंगे। जी वो एक अच्छी पहल है। नहीं तो हम नॉर्मली क्या होता है, दूसरे देश क्या कर रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट पेपर ले लिए, उनके करिकुलम ले लिए, उसको लेके आगे बढ़ जाता है आदमी कि चलो उसी पर बातचीत करो। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि हम अपना एक रोड मैप बनाएंगे, अपनी लड़ाई, हमारी क्या थ्रेट है, हमारी कॉन्सेप्ट रहेगी, दूसरों को लेके नहीं चलेंगे। वो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, और ये इसी को आगे लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी इससे फ़र्क पड़ जाएगा हमारी ट्रेनिंग पर, हमारे प्रशिक्षण, तैयारी, वेपन्स, एम्युनिशन, हर एक चीज़ पर इसका फ़र्क पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। और कार्यक्रम के समापन से पहले सर, मैं एक और चीज़ पे आपका टिप्पणी चाहूँगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हमने एक बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा कि आज भारत 90 से ज़्यादा देशों में जो हमारे हथियार हैं उसका निर्यात कर रहा है। इसको कैसे देखते हैं सर आप? एक समय हम सबसे बड़े आयातक थे, और अब हम पिछले 10 सालों में ही अब निर्यातक भी बन रहे हैं। देखिए, पिछले साल का स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि हमने सबसे ज़्यादा जी आर्म्स एम्युनिशन का प्रोडक्शन किया है। जी और आप देखिए, हम लोग बात कर चुके हैं कि एम्युनिशन हम यूरोपियन कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेनिंग एम्युनिशन था, 1 लाख राउंड्स बहुत होता है 155 मिलीमीटर के। जी बाकी कंट्रीज़ में भी आप जो मैं ये कहूँगा ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, आप देखिए अरब कंट्रीज़, जी वो सब हमारी तरफ आ रहे हैं जी कि जो गन्स हैं, हमारा एम्युनिशन है, उसमें हम कितना आगे बढ़ गए हैं। जी रॉकेट्स हैं, जी ऑलरेडी आर्मेनिया और बाकी जगह पर देखिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं, जी। और काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है उनमें। मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में, एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी में, एसैट जो है उसमें हम आगे बढ़ गए हैं। जी थोड़ा सा एयरक्राफ्ट में, फाइटर एयरक्राफ्ट में ज़रूर हम अभी इतनी जल्दी नहीं कर पाए हैं। अभी देखिए इंजन भी जो बातचीत चल रही थी अमेरिका से, वो नहीं आ पाया, लेकिन
स्मॉल आर्म्स भी हम थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रोडक्शन जो शुरू हो गया है जी। AK-203 और बाकी का, तो उसकी वजह से जो बाकी देशों को चाहिए उनकी आत्मरक्षा के लिए जी। वो चीज़ें हम उनको दे सकते हैं। जी। काफ़ी हमारे स्टार्टअप्स और MSMEs हैं जी। जो कि इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे जी। हैं, और जब से प्राइवेट सेक्टर आया है तब से तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। जी। तो ये जिन्होंने बताया, आई थिंक 93 कंट्रीज़ हैं जिनको कि अभी तक हमने ये आर्म्स एम्यूनिशन दिया है। जी। और यही नहीं है, देखिए को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन वाली जो बात हुई है, चाहे अमेरिका के साथ है, चाहे फ्रांस, चाहे इटली के साथ है, चाहे वो एयरक्राफ्ट की है, इंजन्स की है, चिप्स की है, जी। सबमरीन्स की है, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आने वाले दिनों में, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ये देखिए अभी तो छोटे लेवल की चीज़ें उनकी ज़रूरत की वो जा रही हैं। जी। हालांकि ब्रह्मोस भी हमने दिया है, एक्सपोर्ट किया है फिलीपींस को, आपने देखा ही है। जी। तो उस लेवल तक तो पहुंच ही गए हैं, और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि हम इसमें काफ़ी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी। हमारे पास और टेक्नोलॉजी है, जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जी। हमारे पास वो उतने एरियाज़ हैं -50 से +50 टेम्परेचर तक की, जंगल्स, रिवर्स, सी, जहां हम टेस्ट कर सकते हैं, जी। जहां के लिए बना सकते हैं। तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत उपयोगी होगा, अगेन मैं कहूँगा, उनके आत्मरक्षा के लिए, और जिसमें भारत जरूर अग्रणी होगा आगे चल के। जी। बहुत धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम में आपने खासतौर पर इजराइल और लेबनान के बीच जो संघर्ष छिड़ा हुआ है उसकी ताज़ा स्थिति क्या है, दुनिया कैसे एक फुल स्केल वार ना हो जाए इसको थमवाने का प्रयास कर रही है, इसके अलावा आपने रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके तमाम पहलुओं पर विस्तार से हमेशा की तरह प्रकाश डाला है। पाकिस्तान के नए ISI चीफ और पुराने जो ISI चीफ जो इस समय अरेस्ट हैं, क्यों अरेस्ट हुए, वो अब जो आए हैं नए, उनकी क्या पाकिस्तान के लिए उपयोगिता हो सकती है, उस पर आपने जानकारी दी। और CDS ने जो एक नया कोर्स पाठ्यक्रम पेश किया है उसके क्या मायने हैं, क्या आशय है भारत के लिए, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। सर, आज का भी कार्यक्रम आपने काफ़ी ज्ञानवर्धक बनाया और निश्चित रूप से हमारे पाठकों के, दर्शकों के लिए ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी होगा। सर, आप इस चर्चा से जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।